अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। और आज के इस एपिसोड में हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन के मुतालिक सीखेंगे। फंक्शन का इन्वर्स एक्चुअली होता क्या है, ये कब एग्जिस्ट करता है और इसे फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, ये 2-3 काम करने वाले हैं। इन्वर्स की अगर इन जनरल बात की जाए तो दिस मीनिंग बेसिकली समथिंग दैट इज़ ऑपोजिट। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो कि ऑपोजिट हो, रिवर्स हो। तो फंक्शन के इन्वर्स से पहले हम कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर 2 है। अब 2 का मैं इन्वर्स फाइंड करना चाह रहा हूँ। ये डिपेंड करता है उसके ऑपरेशन पे। ठीक है, क्या ऑपरेशन आप यूज़ कर रहे हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो 1/2 होगा। कैसे पता चला? इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 1 आ जाएगा, जो कि दरअसल आइडेंटिटी है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। 1 इज़ एन आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि आपने अंडर एडिशन इसका इन्वर्स देखना है तो वो हमारे पास -2 होगा। कैसे पता चला? अंडर एडिशन देख रहे हैं ना, तो इनको ऐड करें, 2 -2 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। एंड 0 इज़ द आइडेंटिटी अंडर एडिशन। 1 आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बातें वैसे हम सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर में ना। सो ये था नंबर्स का इन्वर्स। इसी तरह फंक्शन के इन्वर्स भी फाइंड किए जा सकते हैं। हम जानते हैं ना, फंक्शन को हम आमतौर पर लिखते हैं f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दरअसल 2 सेट्स का रिलेशन होता है। लिखने का तरीकाकार ये है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, अगर इसका हम इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? सिंपली y से x में चले जाएंगे। वेरी सिंपल। x से y में सिंपल फंक्शन है, इसको ऑपोजिट कर दें तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप f इन्वर्स लिख लें। लेकिन ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसको हम ना डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ले जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 सेट्स यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके सॉरी, चलें ठीक है, ऐसे ही चलेगा फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कोई 2 सेट्स हैं। पहले को मैं x का नाम दे देता हूँ, दूसरे को मैं y कह देता हूँ। और रैंडमली कोई हम इनके एलिमेंट भी पिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें 3 एलिमेंट में ले लेता हूँ x y z। और यहाँ पर मैं 4 एलिमेंट ले लेता हूँ a b c d। देखें, फंक्शन की कंडीशन हम जानते हैं। कब किसी रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है? पहली बात हो कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलने चाहिए। एक्स ए के साथ, बी के साथ सॉरी मिल गया, किसी और के साथ ये मैप नहीं होना चाहिए। इसी तरह वाई को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए के साथ करवा देता हूँ, जेड को मैं डी के साथ करवा देता हूँ। ये कंडीशन थी। एक तो यहाँ से तमाम एलिमेंट इधर मिलने चाहिए, इधर जाने चाहिए, और दूसरा एक के पास जाने चाहिए, 2 के पास नहीं जाने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एट द सेम टाइम एक्स को सी से भी मिला देता हूँ तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि x एक वक्त में 2 एलिमेंट के साथ मिल रहा है। इस वजह से ये फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन जी, ये तो बात हो गई फंक्शन की। इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब अगर इसके इन्वर्स की बात की जाए तो मैंने आपको बता चुका हूँ, इन्वर्स दरअसल वापस आने का नाम है, y से x में जाने का नाम है। अब आप ये समझें कि क्या अगर मैं इसी रूल को फॉलो करते हुए y से x में जाता हूँ, क्या ये फंक्शन बनेगा? जो रूल पहले x से y में अप्लाई हुए थे ना, 2 रूल, वही अब y से x में होंगे। देखिए, a जा रहा है y पे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। b जा रहा है x पे, बिल्कुल ठीक है, यूनिक एलिमेंट पे जा रहा है। d जा रहा है z पे, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि c किसी एलिमेंट पर भी नहीं जा रहा, पर नहीं जा रहा। ठीक है, हमने तो देखा था ना कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट मिलने चाहिए दूसरे सेट के साथ, c बरल नहीं मिल रहा। इस वजह से इसका इन्वर्स इस मैपिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इन्वर्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो, ये टर्म आपके लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले हम इसके बारे में सीख चुके हैं। अच्छा, बाइजेक्टिव में भी फर्दर 2 चीज़ें हैं। बाई मतलब 2 होता है ना। फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो इंजेक्टिव हो प्लस वो सर्जेक्टिव हो, तब हम उसको बाइजेक्टिव कहते हैं।
राइट। सो अब जो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई ना इस फंक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, यही फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता ना तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाना था। ठीक है, हम ना इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं, इंजेक्टिवनेस और सब्जेक्टिवनेस को। इंजेक्टिव ये कहता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं वाई सेट में, उनके जो प्री इमेजेस होने चाहिए। देखें एक बात मैं बता दूं, ये इमेज होते हैं, ये दरअसल इमेज हैं इनके, साया कह लें, और दिस वन इज़ द प्री इमेज। ठीक है, ये नोटेशन हम आमतौर पर यूज़ किया करेंगे। इन एलिमेंट को कहते हैं, ये इनके प्री इमेजेस हैं और ये दरअसल इनके इमेजेस हैं। ठीक है, अब आ जाए इंजेक्टिव पे। फंक्शन इंजेक्टिव तब होगा जब प्री इमेजेस यूनिक हों। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यू चले, ठीक है, और डब्ल्यू को मैं मिला देता हूँ बी के साथ। अब ये इंजेक्टिव नहीं रहा क्योंकि बी का प्री इमेज यूनिक नहीं है, दो प्री इमेजेस आ गए एक्स और डब्ल्यू। फंक्शन है बिल्कुल, बट ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। रीज़न बता चुका हूँ कि प्री इमेजेस जो हैं वो यूनिक नहीं है इसमें। अभी के लिए मैं इसको अरेज करता हूँ, डब्ल्यू को भी ख़त्म करता हूँ। अब ये फंक्शन जो है ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता कोई मसला नहीं है। जैसे सी का, सॉरी इन्वर्स कह रहा हूँ, प्री इमेज एग्जिस्ट करता है कोई तो ठीक है, अगर नहीं करता तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बट जिनका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, जैसे ए के लिए वाई है, बी का एक्स है, डी का जेड है, ये यूनिक होने चाहिए। ठीक है, ये था इंजेक्टिव के बारे में। अब सेकंड टर्म है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव कहता है कि भाई यूनिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस कोई ना कोई प्री इमेज होना लाजमी चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे ये फंक्शन अब सरजेक्टिव नहीं है क्योंकि सी का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दोबारा सुने। इंजेक्टिव कहता है कि प्री इमेज यूनिक होने चाहिए, सब्जेक्टिव कहता है भाई यूनिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एट लीस्ट एग्जिस्ट लाजमी करने चाहिए, यूनिक हो या ना हो। ठीक है, तो सी वापस अब हम नहीं मिला सकते। फॉर एग्जांपल मैं मिला भी देता हूँ ना किसी एलिमेंट के साथ, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वाई के दरअसल दो इमेज हो गए। समझ रहे हैं? तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट डब्ल्यू ले लेता हूँ और इसको मैं मिला देता हूँ सी से, सॉरी इसको हम सी से मिला देते हैं। अब ये फंक्शन भी है, ये इंजेक्टिव भी है, ये बाइजेक्टिव सरजेक्टिव भी है, यानी ओवरऑल हम इसको बाइजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम प्री इमेजेस यूनिक आ रहे हैं और तमाम वाई के एलिमेंट्स के प्री इमेजेस एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, यानी वाई से एक्स में हम जा सकते हैं, क्योंकि वाई के देखें ना, अब आप वाई से एक्स में फंक्शन की दो कंडीशन जो हमने शुरू में सीखी थी वो अप्लाई करने की कोशिश करें ज़रा। तमाम एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी मैं इसको इमेज ही कह देता हूँ, चलें। ए का कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बी का भी, सी का भी और डी का भी। दूसरी कंडीशन फंक्शन की क्या होती है? फंक्शन की दूसरी कंडीशन है कि यूनिक इमेजेस होने चाहिए। तो ए के लिए यूनिक है, बी के लिए बिल्कुल यूनिक है, सी के लिए भी यूनिक है, यूनिक मतलब एक है, डी के लिए भी यूनिक है। लें जी, दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है? f फ्रॉम x टू y। अगर मैं इसमें x जो है ये इनपुट होता है ना, तो मैं चले इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन लिख भी देता हूँ। x पर हमने फंक्शन अप्लाई किया, ये हमें ले गया b पे। ठीक है, और जब मैंने अप्लाई किया y पे, ये हमें ले गया a पे। चलें आगे लिख देता हूँ। और जब हमने अप्लाई किया z पे, तो ये हमें ले गया d पे। इसी तरह f ऑफ w दिस इज इक्वल टू c। अब इनके इन्वर्स भी फाइंड किए जा सकते हैं, इसी को इन्वर्स कर दें। यहाँ पर दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें ज़रा। f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ b। तो ये देखें ज़रा, ये f और f इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल आ जाएगा f इन्वर्स b के। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, b का इन्वर्स दरअसल क्या है? x है। ठीक है, इसका प्री इमेज क्या है? x है। तो अगर हम f इन्वर्स लेके जाएं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इस तरह बाकी के एलिमेंट से भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर f इन्वर्स a क्या होगा? उसका प्री इमेज क्या है? y है। इसी तरह f इन्वर्स c क्या होगा? दिस इज w। एंड फाइनली f इन्वर्स d क्या होगा? इट वुड बी z। लें जी, दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्स।
अब ज़रा हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं अगर कोई चीज़ हमारी रह गई हो तो। ये वही चीज़ें जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। हम इन जनरल वाई फंक्शन को लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x ऑफ कोर्स। इसका इन्वर्स लेने के लिए आप दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा एफ इन्वर्स y इक्वल टू x एंड इन दिस केस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, यानी तमाम y के एलिमेंट के लिए इसका इन्वर्स में कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्वर्स को लिखने का तरीकाकार है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ कि आप अगर अपने फंक्शन का इन्वर्स के साथ कंपोजिशन फाइंड करते हैं, कंपोजिशन अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आप फंक्शन का उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन लेते हैं तो आपकी इनपुट जो भी इनपुट होगी वो आ जाएगी, यानी आइडेंटिटी बन जाएगा। एक्स इनपुट लिया, एक्स ही आउटपुट आ गई। एफ का इन्वर्स का एफ के साथ लें या एफ का इन्वर्स के साथ लें, इसको एक मरतबा हम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक मरतबा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एफ़ का कंपोजिशन फाइंड करता हूँ इसके इन्वर्स के साथ, और चूँकि इन्वर्स फंक्शन पहले अप्लाई होगा तो हम y को एज एन इनपुट लेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ y। अब एफ इन्वर्स ऑफ y यहाँ से x के इक्वल है तो ये चीज़ आ जाएगी एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x दरअसल ये देखें y के इक्वल है। तो जब आपने ये कंपोजिशन अप्लाई किया y पे, आंसर भी वही आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं दिस इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब आप कंपेयर कर पा रहे हैं चीज़ों को। हमने नंबर्स के बारे में देखा था ना, 2 को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया या ऐड किया उसके इन्वर्स में अंडर एडिशन, तो आइडेंटिटीज़ आई थी। 0 आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी है। इसी तरह फंक्शन के केस में भी आइडेंटिटी आता है, ठीक है। अब अगर आप एफ इन्वर्स को चाहते हैं जी मैं पहले रखूं, क्योंकि हम जानते हैं ना ये इक्वल नहीं होते इन जनरल, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। अगर इस तरह से करना चाहूँ तो फिर हमें एफ़ चूँकि पहले अप्लाई करना है तो ये एक्स पे आ जाएगा, इनपुट एक्स होगा। फर्दर ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, दिस वन वाई के इक्वल है। तो ये सिंपली एफ इन्वर्स ऑफ वाई आ जाएगा, एंड एफ इन्वर्स ऑफ वाई दरअसल एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स ही इनपुट लिया, एक्स ही आउटपुट आ गया। तो अगेन आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब कैसे फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलजबरिकली, वो देख लेते हैं। और उसके लिए एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक में, हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सोल्व कर लेंगे। देखें क्या गिवन है, वो कह रहा है जी फंक्शन गिवन है आर से आर में, आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तमाम नंबर्स। डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1, और हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। लें जी इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव बेसिकली गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, या आप बल्कि एज की बजाय ना गिवन लिख रहे हैं यहाँ पर, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब इसको मैं y भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू 2x + 1 लिखा जा सकता है ना। आपने साथ में रीजनिंग भी देनी है, ये 3 डॉट्स लगाने हैं, इसका मतलब होता है सिंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस वजह से हम इसको y के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपके पास अभी के लिए y इन टर्म्स ऑफ x है, आप x को एक साइड पे कर दें, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ कर दें, वेरी सिंपल। ये देखें ना, ये था ना इन्वर्स, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एफ इन्वर्स ऑफ y, तो आपने x को अलहदा करना है, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देनी है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आप 1 को इधर शिफ्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा y - 1 इक्वल्स 2x। इक्वालिटी है, 2x को आप लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब x किसके इक्वल है दरअसल, ये देखें ज़रा, एफ इन्वर्स y के इक्वल है। तो आप x की जगह पर लिख लीजिए एफ इन्वर्स y इक्वल्स y - 1
डिवाइडेड बाई 2, और साथ में बल्कि मेंशन भी कर दें सिंस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, जैसे ऊपर मेंशन किया था ना, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स वाई के। अब हाँ इन्वर्स हमारा फाइंड हो चुका है, लेकिन उसने चूंकि कहा हुआ एफ इनवर्स x लेना है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे पास y में आंसर है, आप इसको x से रिप्लेस कर दें। सिंपल एक लाइन लिखें, रिप्लेस y बाई x, जहाँ जहाँ y है उसको आप x से रिप्लेस कर दें। फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वेरिएबल आप जानते हैं दरअसल बस रिप्रेजेंटेशन होती है एक, उसके चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एफ इनवर्स x हमारे पास अल्टीमेटली आ गया x माइनस 1/2। ले जी, ये था हमारे गिवन फंक्शन का इन्वर्स। क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा काम जो हम अभी करेंगे वो हम वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई का मतलब है कि हमारा क्या आंसर ठीक निकला है या गलत निकला है, और उस वेरिफिकेशन के लिए एक मिनट मैं यहाँ पर बल्कि लिख देता हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब है आप अपने इस इन्वर्स का गिवन फंक्शन के साथ कंपोजिशन फाइंड करें, क्या आंसर में आइडेंटिटी आएगा, चेक कर लेते हैं। उसमें आप जानते हैं हम दो तरह से कर सकते हैं, पहले f को रखें फिर आप f इन्वर्स को रखें, ठीक है, f कंपोजिशन विद f इन्वर्स। और जब आप f इन्वर्स को पहले रखेंगे ना, क्योंकि हमने सारा कुछ x में ट्रांसलेट कर लिया हुआ है, सारा कुछ हमारे पास x में है, तो आप इनपुट x ही ले सकते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ x। f इन्वर्स x की वैल्यू ये पड़ी है जो हमने फाइंड की है, तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस 1/2, बस उसकी वैल्यू लगा दी है। अब ये फंक्शन एवेल्यूएट हो रहा है इस x माइनस 1/2 पर, यानी गिवन फंक्शन में जहाँ पर ये x पड़ा हुआ है ना, इसको ख़त्म करें, इसकी जगह उठाकर सारा ये लगा दें x माइनस 1/2, वो बनेगा 2, साथ में x था, x की जगह पर हम ये लगा देंगे x माइनस 1/2, और साथ में प्लस 1 भी हो रहा है गिवन फंक्शन में। तो यहाँ से देखें 2 से कैंसिल, बाकी बचा x माइनस 1 प्लस 1, तो ये -1 + 1 भी 0 हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, x बचेगा। तो हमने x इनपुट लिया था, x ही आउटपुट आ गया, मतलब हमारा इन्वर्स ठीक है। आप इसको दूसरी डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, मसलन f इन्वर्स आप पहले रखें और f को बाद में रखें। x पर जब ये अप्लाई होगा तो ये हमारे पास बनेगा f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू हम रखेंगे विच इज़ 2x + 1 गिवन, ठीक है। इनर फंक्शन इस मरतबा हमारे पास है 2x + 1। लें जी, अब हमें ये करना है कि f इन्वर्स जो हमने फाइंड किया है ना, दिस वन, इसमें इस x की जगह पर, ये देखें इस x की जगह पर आपको ये सारा फंक्शन पुट करना है, ठीक है। लें जी, सो ये आ जाएगा x की जगह पर 2x + 1, ठीक है, ये सिर्फ x की जगह पर आया, बाकी के लिए एज इट इज़ -1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये देखें ये +1 और -1 सिफर हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2x/2, इसमें भी 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी हैव x से ही हमने शुरू किया था, मतलब जो इनपुट किया वही आउटपुट आ गया। दिस इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी होगी, जी हाँ बिल्कुल जो हमने इन्वर्स फाइंड किया वो ठीक फाइंड किया है। तो इसी तरह एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ लगा, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।